जब हम किसी गेंद को हवा में उछालते हैं तो वो नीचे क्यों गिरती है? आप कहेंगे ये ग्रेविटी का कमाल है। तो ये हमारी पृथ्वी सौरमंडल में एक धुरी पर ही क्यों घूमती है? या चांद, मंगल ग्रह या आसपास के सभी ग्रह अपनी जगह पर कैसे बने हुए हैं? इसका जवाब होगा हमें जीवन प्रदान करने वाला सूरज, यानी उसकी ग्रेविटी की वजह से। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता है किसी समय पर सूरज की ही तरह दिखने वाला एक और सन हमारे सौरमंडल में मौजूद था। आखिर उसे क्या हुआ? वक्त के साथ वो कहाँ गायब हो गया? अगर वो आज मौजूद होता तो क्या पृथ्वी पर जीवन संभव था? कई बिलियन ईयर्स पहले जहां हमारा सौरमंडल है, यहाँ धूल और गैस के बादल हुआ करते थे, जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद थे, जिसमें दबाव बढ़ने की वजह से विस्फोट हुआ और प्रोटोस्टार का जन्म हुआ, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज़्यादा थी। न्यूक्लियर मटेरियल में फिर से प्रेशर बढ़ गया और एक बड़ा विस्फोट हुआ। तब हमारे स्टार यानी सूरज का जन्म हुआ। बचे हुए मटेरियल आपस में एक दूसरे से टकराने लगे और हमारे आसपास के ग्रह और सौरमंडल बना। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ठीक उसी समय जब हमारे सूरज का जन्म हुआ था, तभी एक और तारा यानी एक दूसरे सूरज का भी जन्म हुआ था, जो कि हूबहू सूरज की ही तरह दिखता था। साइंटिस्टों का मानना है कि कोई स्टार अकेले जन्म नहीं लेता। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। कई स्टार सौरमंडल के साथ रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर छोटे स्टार बड़े स्टार के आसपास घूमते रहते हैं और कई बार ये 2 या 3 से अधिक होते हैं। हमारे सूरज की तरह कई छोटे छोटे स्टार ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन सन का हूबहू दिखने वाला स्टार समान कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन सवाल ये है, ये सन का ट्विंस कहाँ है? 1980 में साइंटिस्टों को पृथ्वी के इतिहास के बारे में पता लगा। लगभग 27 मिलियन ईयर्स में एक बड़े पैमाने पर अर्थ अपना रुख बदलती है। हर 27 मिलियन ईयर्स में पृथ्वी का जीवन काल बदलता है। यह हमेशा तय रहता है, जैसे पृथ्वी पर मानसून आता है। एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड मुलर ये मानते हैं एक डॉल्फ स्टार को हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये हमसे 1.5 लाइट ईयर्स दूर होते हैं, जो कि हमारे सन के आसपास ही घूमता है, लेकिन एक बड़ी ऑर्बिट पर। और अपनी ऑर्बिट का चक्कर लगाने में इसे लगभग 27 मिलियन ईयर्स का समय लगता है। और जैसे जैसे ये सन के करीब आता है, नए उल्कापिंड इससे अलग होने लगते हैं। यही उल्कापिंड अर्थ और बाकी ग्रह पर गिरते हैं, जिसकी वजह से एक मास एक्सटेंशन शुरू होता है। उदाहरण के लिए डायनासोर का काल इसी मास एक्सटेंशन की वजह से खत्म हुआ था, जो कि लगभग 27 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। इस सन के ट्विंस का नाम है नेमेसिस, जो कि एक एंशिएंट ग्रीक देवी के नाम पर आधारित है। हमारा सूरज किसी समय पर इस मोनोकुलर बादलों में धूल और गैस के बादलों के रूप में मौजूद था, जिसके बाद ये परिवर्तित होकर एक बड़े स्टार में बदल गया। लेकिन इसका ट्विंस यानी नेमेसिस इससे छोटा और डार्क है। इस नेमेसिस स्टार के बारे में साइंटिस्ट भी बहुत कम जानते हैं। फिर भी इसकी पहचान 2 रंगों से की गई है, ब्राउन स्टार और रेड स्टार, जो कि सूरज की ही तरह रेडियो एक्टिव मटेरियल से बने हुए हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि नेमेसिस एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि सूरज के इतनी दूर ऑर्बिट करना नामुमकिन है। इससे पहले वो प्रेशर के बढ़ने की वजह से ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों के बीच नेमेसिस बहुत फेमस थ्योरम बन चुका है, जिस वजह से बहुत से आर्टिकल्स और न्यूज में इसे दर्शाया भी गया है। और हो भी क्यों ना, किसी स्टार के ऑर्बिट को पूरा करने पर पृथ्वी का जीवन काल बदल जाता है। एक बात तो तय है, नेमेसिस का एग्जिस्टेंस हो या ना हो, लेकिन सन के ट्विंस इस गैलेक्सी में मौजूद हैं। जो ओर्ट क्लाउड, जिसे धूम्रकेतु का बादल भी कहा जाता है, इसमें मौजूद है। ओर्ट क्लाउड में हमारा सौरमंडल और उल्कापिंड मौजूद है, जो कि बड़े गोले के आकार का होता है। साइंटिस्टों का मानना है कि इसी में सौरमंडल का जन्म होता है। कह सकते हैं कि ये एक बड़ा संग्रहालय है। इसमें साइंटिस्टों ने कुछ नोटिस किया। ओर्ट क्लाउड को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि हमारे सौरमंडल में कुछ मिसिंग है। ये एक संभावना है कि नेमेसिस कई मिलियन ईयर्स तक सन के साथ रहता है और समय के साथ ये हमसे दूर हो जाता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सन का जुड़वा इसी मिल्की वे गैलेक्सी में कहीं मौजूद है, जिसे अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन भविष्य में जल्दी ही पता लगा लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।